सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। पहले इंतखाबी इस्लाहात, मुकदमात से निजात, फिर इंतखाबात की बात। जरदारी ने मनवा ली बात, नून लीग में इख्तलाफ। फॉरेन इलेक्शन वरना मार्शल लॉ। तहरीक अदम इत्तेमाद से कबल एक विफाकी वजीर ने मार्शल लॉ की धमकी दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। FIA का वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी न करने का फैसला, लेकिन अदालत का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। अदालतें पार्लिमानी कार्रवाई पर तजावुज नहीं कर सकती, नजरसानी दरखास्त में मौक़िफ़। और सियासत में मजहब का इस्तेमाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम इक़दाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंतखाबी इस्लाहात, मुकदमात से निजात और फिर इंतखाबात, ये हैं हुकूमत के ख्यालात। बिलावल भुट्टो को मार्शल लॉ की धमकी किसने दी? मरीम नवाज ने भी फौरी इलेक्शन की हिमायत कर दी। और लंदन से नवाज शरीफ क्या फैसला सुनाएंगे? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात होगी। आप सबको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो नए पाकिस्तान में उनका नारा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन अब PTI की नहीं 11 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत है, जिनके बकौल ये नया नहीं पुराना पाकिस्तान है। पुराने पाकिस्तान की पहचान 1 नहीं 2 पाकिस्तान थी और अब ये पहचान पूरी आबोताब से अपना आप दिखाने लगी है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल में है, मईशत की हालत पतली है, महंगाई के खौफनाक तूफान की पेशगोइयां हैं और इन पेशगोइयों को लेकर सियासत के सारे जहांदीदा और तजर्बाकारों के हाथ पैर फूले हैं, जिनकी पहचान इनकी स्पीड थी, बर्क रफ्तारी थी। वो मईशत को लेकर बड़े फैसले करने से घबरा रहे हैं। इन फैसलों के मुल्क और अवाम पर बड़े असरात हो सकते हैं, लेकिन सच, बल्कि कड़वा सच ये है कि रहबरों को फिक्र मुल्क की है ना मईशत की, बल्कि अगर कोई गम खाए जा रहा है तो वो अपनी सियासत का गम है, जिसे बचाने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं। इमरान खान इस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहते हैं और सितम देखिए कि इमरान खान की बात पर मोहरे तस्दीक लगाने के लिए शहबाज शरीफ अपनी काबीना को लेकर लंदन में डेरे डाले हुए हैं। अवाम बरहम है कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में क्यों किए जा रहे हैं। एक सजा याफ्ता और मफरूर शख्स ये फैसला कैसे कर सकता है, लेकिन अवाम की परवाह किसे है? क्या ये है पुराना पाकिस्तान? ये मुतवक्के फैसले क्या हो सकते हैं? ये राज कल आसिफ जरदारी खोल गए थे। खुलासा इसका यह है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी मसले नहीं, अपने मुकदमे हैं। इसलिए पहले ख़त्म होंगे अपने मुकदमात, फिर की जाएंगी मनपसंद इंतखाबी इस्लाहात और आखिर में बअमरे मजबूरी कराए जाएंगे इंतखाबात, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ECL से नाम निकालने की सूरत यह काम हुकूमत बनते ही शुरू कर दिया गया था। आज मुकदमात के खात्मे का संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। खबर सुने कि FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी करने से ही इनकार कर दिया है। साफ साफ कह दिया है, बल्कि लिख कर दे दिया है, वो शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज का ट्रायल जारी नहीं रखना चाहते। सवाल फिर वही है कि क्या ये है पुराना पाकिस्तान, जहां करप्शन को माफ़ी है लेकिन आज़ादी इज़हार को कोई माफ़ी नहीं? यही FIA सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को सच बोलने पर गिरफ्तार करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिमों को माफ़ी दे रहा है। ये सितम नहीं कि हक सच की आवाज़ उठाने वालों को जान से, जी हाँ जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और करप्शन करने वालों की जब्त की गई जायदादें वापस की जा रही हैं। एक और ख़बर सुन लें कि एक और इश्तिहारी और मफरूर इसहाक डार का जो घर एहतसाब अदालत के हुक्म पर बाक़ी सरकार जब्त किया गया था, इसे भी वापस करने की तैयारियां हैं। लाहौर में वाक़ इसहाक डार के 4 कनाल 17 मरले के घर में गरीबों और नादारों के लिए कायम पनाहगाह को ख़त्म कर दिया गया। खबरें ये हैं कि इसे इसहाक डार को वापस देने की तैयारी है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। शायद इसीलिए अवाम में इमरान खान के बयानिए को पजीराई मिल रही है। इनके रिकॉर्ड तोड़ जलसे हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। मरीम नवाज का भी यही कहना था। क्या लंदन में बैठे नवाज शरीफ की भी यही सोच है? इस पर हम बात करेंगे। चूंकि अटक में आज
कप्तान सजाया है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हाफिज़ खलील अहमद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या माहौल है, क्योंकि जिस जगह इमरान खान जा रहे हैं फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और इसका दबाव भी नज़र आ रहा है। दिलचस्प सूरत हाल ये नज़र आती है कि मरीम नवाज़ साहिबा भी कहती हैं जी फौरी इलेक्शन, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत इस्लाहात करनी है उसके बाद जनाब इलेक्शन, और इमरान खान साहब तो कहते हैं जी बिल्कुल फौरी इलेक्शन। अब ये जो केसेस ख़त्म करवाने हैं बस इसी का वक्त चाहिए, और माशाल्लाह FIA ने तो बड़ी तेज़ी दिखाई है, तो फिर तो शायद चंद दिनों में ही सारा कुछ निमट जाएगा। हाफिज़ खलील अहमद अटक से हमें ज्वाइन करें। हाफिज़ साहब, क्या माहौल है इस वक्त अटक में, क्या बताया जा रहा है, इमरान खान साहब कब खिताब करेंगे, माजी में जो जलसे हुए उनसे अगर इसका मवाजना किया जाए आज के जलसे का, तो क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज होने वाला जो यहाँ ज़िला कौंसल स्टेडियम में जो जलसा हो रहा है, इसका अगर दूसरी जमातों के जलसे से अगर मवाजना किया जाए तो यकीनन ये जो जलसा है उन जलसों से तादाद और जोश व जज्बे की ख़ासकर अगर बात की जाए तो यहाँ का कप्तान के खिलाड़ियों में जोश व जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कप्तान के ये खिलाड़ी जो यहाँ पे जलसे में मौजूद हैं ये अपने कप्तान का, अपने चेयरमैन का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान के इस्तकबाल के लिए बेताब हो चुके हैं, और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, और काफ़ी जो है ख़ासकर जो है छोटे बड़े और बूढ़े और उसके साथ साथ ख़वातीन और बच्चों के अंदर भी जो है वो अपने कप्तान से मोहब्बत और उनकी एक झलक देखने के लिए वो भी बेताब नज़र आते हैं। और जो जलसे का वक़्त था वो 4 बजे का था, लेकिन अब 3 घंटे से ज़ायद का वक़्त गुजर जाने के बाद अब जो है पिंडाल तकरीबन वो भर जाने के बिल्कुल करीब है, और स्टेज जो है वो अपने कप्तान का इंतज़ार कर रहा है। मकामी जो ज़िली क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम यहाँ पे स्टेज पर मौजूद है, और इसके अलावा जो है मरकज़ी क़यादत में यहाँ पर शहरियार खान आफरीदी और कासिम खान सूरी और इसी तरह जो है अली मोहम्मद खान वो स्टेज पर जो है वो पहुँच चुके हैं। अभी जो है इमरान खान की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है, और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही इमरान खान जो है वो स्टेज पर पहुँचेंगे तो जलसे का बाकायदा से आगाज़ हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खलील अहमद, आपने हमें अपडेट किया। इमरान खान साहब का जब खिताब होगा तो बोल न्यूज़ पर हम वो दिखाएंगे। आज हमें जमील फ़ारूकी ने भी ज्वाइन किया है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जमील फ़ारूक के ख़ास तौर पर, क्योंकि नज़ीर लगारी साहब की तबीयत कुछ नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो और साथ रोज़ाना की तरह नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। जमील, आज चूँकि आप प्रोग्राम में, वैसे तो आप बोल न्यूज़ का हिस्सा हैं, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में चूँकि एक मान की तरह भी हैं तो इसलिए आज आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो लंदन में बैठक लगी है, हुकूमत इस वक्त प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लंदन में है, वज़ीर आज़म और काबीना के कई अरकान लंदन में हैं। लंदन से जो पाकिस्तान के फ़ैसले होने हैं वो कौन से फ़ैसले हैं जिनके लिए एक तो लंदन जाना पड़ा? और मरीम साहिबा, चूँकि हमने हमेशा देखा है कि असल में जो कुछ नवाज़ शरीफ साहब ने कहना होता है वो कई दफ़ा मरीम पहले ही बोल जाती हैं जज्बात में, तो वो तो वाज़े कह रही हैं कि ये गंद हम नहीं उठा सकते, 2-3 साल चाहिए ठीक करने के लिए, मैं कहती हूँ कि फ़ौरन इलेक्शन में चले जाओ। तो क्या जो पार्टी है, जो मुझ तक इत्तलात है वो ये है कि जी पार्टी की मेजॉरिटी कहती है नहीं फ़ौरन नहीं जाना, वो जरदारी साहब के ख्यालात की हामी है नून लीग। लेकिन अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो कह देंगे तो ये तो बड़े बड़े भी मानते हैं कि उनका जो कहा है वो हरफ़ आखिर है, नून लीग कुछ भी नहीं कर सकती। जब मियाँ साहब का जो फैसला आ जाए वो सुनते ज़रूर हैं, करते अपनी हैं। क्या करने जा रहे हैं, फौरी इंतखाबात या अभी वक्त गुजारेंगे? बहुत शुक्रिया उसामा, आपके शो पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और एट द नक ऑफ द आवर हमारे दोस्तों ने कहा कि आपने बैठना है तो बैठना फिर बनता है, लेकिन वो जो लंदन में जाकर बैठ गए हैं ना, आपने एक जुमला अभी अदा किया कि हरफ आखिर, तो PMLN के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के जुमले ही होते हैं या फैसला उन्हीं का होता है। तो इस तरह के गैर फितरी इत्तेहाद में हरफ आखिर कोई होता नहीं है। बाय द वे, जरदारी साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा देर से नहीं लेकिन कम अज़ कम इतनी जल्दी इंतखाबात हो जाएं कि वो ज़्यादा जलील होने से बच जाएं। जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को निकालने में
उनके पार्टी वर्कर्स का हाथ नहीं है जो मुनहरफीन थे। हम तो एक वोट भी उनका लिए बगैर उनको हटवा चुके हैं, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल ही जलसे में यह कहा कि इमरान खान साहब को अगर निकाला है तो उनके अपने लोगों ने निकाला है। तो ये एक बड़ी डिवाइड है जिसको एनालाइज करने की जरूरत है। और अगर बयानिया बहुत जबरदस्त था मियां नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज का, जिन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद का मार्च किया, महंगाई मुकाओ मार्च, अगर ये इतना ही जबरदस्त बयानिया था तो वो काउंटर नैरेटिव के तौर पर सही तरह से या तो इस्तेमाल नहीं हो सका या इन्होंने गलत बयानिया इस्तेमाल करके अपने आप को मजीद जलील करने का सामान पैदा कर लिया है। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान साहब की गवर्नेंस के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे। इमरान खान साहब ने कोई अच्छे काम नहीं किए, उनके इर्द गिर्द 2 नंबर माफिया मौजूद रहा। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने जिन जिन मामलात के ऊपर इस्लाहात करने के हवाले से वादे वईद किए थे वहां पर पहली बुनियादी ईंट तक नहीं रखी गई। लेकिन आपको यू नीड टू चूज द लेसर इविल। ये एक प्रॉब्लम है जो कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, उसामा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप अगर पिछले 20 साल को देखें जिसमें ये तीनों चारों जमातें बशमूल आमिरीन आते रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो जब इमरान खान आए तो उनका रोना सिर्फ यही था कि पिछले बहुत बुरा करके गए, और जब इमरान खान आए हैं तो वो यही रोना रोते रहे 3 साल तक। अब ये लोग आए हैं तो इन्होंने आकर रोना शुरू कर दिया है कि इमरान खान ने इस मईशत को डुबो दिया है, हालांकि उस दौरान कोविड-19 पेंडेमिक भी था। अब अगर आप इन तीनों पिछले 20 साल का, 3.5 साल का और पिछले 1 महीने का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल से ये वाला 1 महीना ज्यादा बदतर है और पिछले 3 साल से तो और भी ज्यादा बदतर है। तो फिर इमरान खान अगर गवर्न ठीक नहीं कर रहा था या वो मईशत ठीक नहीं चला रहे थे तो ये कौन सा ठीक चला के दे रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही है। अब इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहबा क्या कह रहे हैं मौजूदा हालात पर? नूर आरफीन, मैं चाह रहा हूं कि हम सुन लें, देखने वाले भी देख लें कि ये जो यानी इस वक्त जनरेशन आ चुकी है मैदान में बड़ी पार्टीज की, वो क्या कह रही है। नूर आरफीन क्या कहते हैं? मेरे पास अल्फाज की ज़रा कमी पड़ गई है, कन्फ्यूजिया गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि पहले उस जम्मे गफ़ीर की नज़र उतारूं, वो जो वहाँ ठाठे मारता इन्वर्टेड कॉमाज में समंदर है। अगर आप सिर्फ ज़रा कैमरे को, उसकी स्क्रीन को ज़रा खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी आवाम वहाँ है। कल जहलुम में जो कुछ हुआ, जहलुम मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ उतना बड़ा नहीं है जितना कैमरे दिखा रहे थे या कैमरों को हिदायत थी कि वो दिखाएं। दूसरी बात, जो बात अभी हो रही थी मईशत की ख़राबी का नौहा पड़ा जा रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 3.5 साल कि 3.5 साल में जो कुछ हुआ, 70 साल में जो कुछ हुआ, वो बहरहाल अप टू मार्क नहीं कहा जा सकता। जमील फ़ारूकी साहब ने अभी फरमाया कि पिछली हुकूमतों का रोना इमरान खान साहब रोते रहे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि एक ईंट भी तरक्की की नहीं रखी गई, उसके बावजूद उनका इसरार है कि लेसर ईवल के तौर पे इमरान खान को कबूल कर लिया जाए। मैं नहायत अदब, इज़्ज़ और एहतराम के साथ अपनी राय रखने की इजाज़त जमील फ़ारूकी से भी और आपसे भी चाहता हूँ। ये कैसे तय किया जाएगा? इमरान खान के जलसों को देख करके तय किया जाएगा कि इमरान खान लेसर ईवल है? वो 3.5 आदमी जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो देख करके तय किया जाएगा कि इमरान खान लेसर ईवल है? आप खुद कह रहे हैं कि तब्दीली के नामाबर उनके साथ 2 नंबर लोगों की लाइन लगी हुई थी, तो फिर इमरान खान लेसर ईवल कैसे हुआ? नहीं, इमरान खान लेसर ईवल कैसे हुआ? मेरे अपने हिसाब में, मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इमरान खान के दौर में अवाम को जा बजा पहले पेट्रोल बोरान, अदविया बोरान, गंदुम बोरान, लेकिन चीनी बोरान जो फरमा और हर बोरान के बाद, अगर आप जो कह रही हैं मुझे करने की इजाजत दे दें तो शायद नहीं, असल में टाइम कम है, हमने अगली खबर पर भी जाना है। समी इब्राहिम साहब वाला मामला है, उसमें अब उनको धमकियां भी मिल रही हैं। चलें आप अगली खबर पे चली जाइए। नहीं, चलें इस पर 2 जुमले तो बोल दें। अब हमने देखिए दिखा दिया है बिलावल साहब का बयान कि जी 2018 में जिस तरह इदारे ने कुछ छीन लिया, और अब वो कह रहे हैं कि जी मार्शल लॉ की धमकी थी, और मरीम साहबा का ये कहना कि जी इलेक्शन
फौरी जाना चाहिए? इस पर कमेंट तो कर देना आप। मरियम साहिबा के कहने से कुछ होता अगर है तो ठीक है, फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। वो फैसला लंदन में होगा। ईमानदारी की बात है, इमरान खान नहीं तय करेंगे, वो मरियम नहीं तय करेंगी, वो नवाज शरीफ तय करेंगे। और उसके बाद अगर इजाज़त थोड़ी बहुत मिली तो शहबाज शरीफ तय करेंगे कि इलेक्शन में जाना कब है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि उनको धमकी मिली मार्शल्लाह की। अगर वो इतनी तवंगर हैं, इतनी तगड़े हैं, तो ज़रा नाम बताएं, उसका नाम और ओहदा दोनों बताएं कि जिसने उनको ओहदा उसने मार्शल्लाह की धमकी दी थी। उसके बाद फिर बैठ करके हम तबर्रा शुरू करें। और किसी वजीर की धमकी से तो मार्शल लॉ नहीं लग सकता। मार्शल लॉ लगाने के लिए कोई और फैसले करता है। बहरहाल समी इब्राहिम साहब वाला मामला, ये बड़ा अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ FIA की हम फुर्तियाँ देख रहे हैं और जो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि कानूनी तौर पर जो काम वो नहीं कर सकते वो किए जा रहे हैं। जमील फारूकी, अब बात ये आ गई है कि जनाब अब जो ख़ुद को साफ़ी कहेंगे वो ये कह रहे हैं, मतलब लिखा है समी साहब और 2 और सीनियर जर्नलिस्ट के नाम लेकर कि जी ऐसे लोगों को तो गोली मार दी जाती है। आप सोचिए ज़रा कि अब बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं कि जी ये मतलब ये कोई खुदा न खास्ता ऐसे लोग जो है उनको गोलियां मारी जाती हैं। क्या इस पर FIA को खामोश रहना चाहिए? उसामा, बहुत ही अफसोसनाक है ये बात। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं, एक छोटा सा 2 जुमलों में बात कर दूं, अगर आप इजाज़त दें। इस पहले जो बात हो रही थी, देखें, दुनिया फरिश्तों की दुनिया नहीं है। कम है। हम फप्पे कुटनी मासियों की तरह तंज तो कर सकते हैं, ज़ाहिर है दुनिया इंसानों की दुनिया है, इसमें सारे इंसान ही होंगे। इंसान आदम की औलाद है, आदम खता का पुतला है, और जिस सिस्टम के अंदर जिसको जो काम मिलेगा वो उसी सिस्टम के अंदर रहकर करेगा। तो इमरान खान वाज ए हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी नोज, और उनको जो सिस्टम मिला उस सिस्टम के अंदर रहकर उन्होंने किया। गलतियां मैं फिर कह रहा हूं उनकी होंगी, कोताहियां उनकी होंगी। और अगर आप नैरेटिव को देखते हैं या अगर आप उनके जलसों को देखते हैं तो जितना बड़ा नैरेटिव का मॉन्स्टर एनाकोंडा इमरान खान ने खड़ा कर दिया है, उनको सियासत नहीं आती होगी, वो बिल्कुल नादान तिफल मक्तब किस्म के सियासतदान होंगे। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांध रखी हैं और हम समझते हैं कि हमारी आंखें बंद कर लेने से इमरान खान के जलसे छोटे हो जाएंगे तो हमारी गलतफहमी है, या इसी तरह मरियम नवाज शरीफ के जलसे छोटे हो जाएंगे तो हमारी गलतफहमी है। कमर्शियल ब्रेक है तो इसको छोड़ दें। अब जो बात आपने की समी इब्राहिम साहब वाली, जी अब बहुत अफसोसनाक है। बहुत वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर समी इब्राहिम साहब और उन जैसे तमाम सहाफ़ी, हम उनके तिफल मक्तब, हमारे पास ये राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो तमाम पिलर्स जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं और इस डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, उनसे सवाल किया जाए। और अगर कोई भी किसी भी न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर इस तरह उठकर खुले बंदों किसी को डबल एजेंट करार देता है तो सबसे पहले FIA को निकलना चाहिए, यहाँ की वजारत इत्तलात को निकलना चाहिए, उस चैनल के ओनर को उठना चाहिए और उसको करार वाकई जवाब मिलना चाहिए, बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए कि उसमें जुर्रत कैसे हुई कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर, ये एक साइबर क्राइम एक्ट के अगर इसको अगर सही तरीके से लागू किया जाए मुल्क के, तो बहुत अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। और समी इब्राहिम साहब काबिल एहतराम है, अरशद शरीफ साहब काबिल एहतराम है, इमरान रियाज खान, आप उनकी ओपिनियन से इख्तलाफ कर सकते हैं। ठीक है, देखें, न्यूट्रल नाम की चीज कोई नहीं होती, जानिबदारी किसी ना किसी के साथ हो जाती है। मेरी बात से किसी को इख्तलाफ होगा तो उसके लिए मैं न्यूट्रल नहीं हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नूरुल आरफीन, ये जो बात के नाम लेकर अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, मुझे तीनों के साथ इत्तेफाक हुआ है काम करने का। आप इनको डबल एजेंट कहें, ये कहें, मैंने जितना अरसा इनके साथ काम किया है मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। उनके ओपिनियन से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मैं ज़ाती तौर पर जितना अरसा काम करके मैंने देखा है, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनके बारे में या किसी भी शख्स के बारे में, चले ये तो मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जी मैं जानता हूँ जिस हद तक मैंने देखा, उनके बारे में आप ये कहना शुरू कर दें, एक साफ़ी जो खुद को कहलाता है, किसी इदारे से उसका ताल्लुक है, तो पीछे तो फिर कोई होगा, वरना इतनी आसानी से कहा जाए ऐसे लोगों को जी गोली मार दी जाती है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? अबसार आलम को गोली नहीं मारी गई थी, अबसार आलम साफ़ी नहीं था, किसी साफ़ी ने धमकी नहीं दी थी। समी साहब की बात की, मैं अपनी गुफ्तगू को महज समी इब्राहिम साहब तक महदूद रखूँगा। मैं दीगर 2 साहिबान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये कोई तरीक़ा नहीं है कि कोई भी उठे किसी के भी बारे में फतवा दे कि इसको हंटर मारो, इसको कोड़े मारो, इसको गोली मारो। और ये सिर्फ़ उन माशरों में होता है जहाँ कानून नाम की अमलदारी उसका निफाज नहीं होता। ये कमज़ोर हुकूमतों के नाक के नीचे होता है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन एक बात मैं कहना चाह रहा था, मुझे एक सुनने में आया कि इमरान खान वॉज ए हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये कितना तरफा तमाशा है, ये कितनी खूबसूरती है।
हालात की कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि एक माजूर, एक हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर, एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर अब गैरत का चूरन बेच करके और आवाम को अमरीकी ग़ुलामी या बैरूनी आकाओं की ग़ुलामी या उनके तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए चला है। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ उन निगाहों को जो इनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढती हैं। शायद मेरी ही अकल का फेर है, मैं अपनी ख़ता तस्लीम करता हूँ। नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल एक राय है और आप ज़रूर दें। और समी साहब का जो मामला है उस पर भी आप चंद जुमले अगर और कहें कि किस तरह से एक सहाफ़ी ख़ुद को कहने वाला धमकी दे रहा है, यानी गोली चलने की बात कर रहा है, और पाकिस्तान में हो चुकी है कि ख़तरनाक तरीन ममालिक में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है सहाफ़ियों के लिए। कई सहाफ़ी यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि सहाफ़ी जो बंदा खुद को कहलाए वही इस तरह की बात कर रहा हो कि जी ऐसे लोगों को गोली मारी जाती है। बस इस्तग़फ़ार पड़ी जा सकती है और इदारों से गुजारिश की जा सकती है कि जी इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाए। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज स्पीड की, जो कम अज़ कम हमें उनके अपने ज़ाती केसेस में ज़रूर नज़र आ रही है। FIA ने क्या किया है कि जनाब हम तो शहबाज शरीफ साहब चूँकि अब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, उनके बेटे वज़ीर आला बन गए हैं, हम इनके ख़िलाफ़ केस की पैरवी ही नहीं करना चाहते, मतलब ये केस ही आगे नहीं चलाना चाहते। क्या बनेगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे FIA ने किया क्या है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब और दीगर के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि जी हम पैरवी ही नहीं करना चाहते इस केस की। ये वो केस है जिसके बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब अरबों रुपए की करप्शन का किस्सा है और किस तरह से मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में ही 14, 15, 16 अरब रुपए आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, और वो पैसे ये इस्तेमाल भी करते हैं और इनके अकाउंट्स में भी आते हैं, लेकिन कहते हैं जी वो हमारा मुलाजिम ज़रूर है लेकिन मेरे बेटे से पूछें। और वो बेटा कहाँ है जी? वो सलमान शहबाज साहब, जो अब लंदन की मीटिंग्स में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसकी मीटिंग्स में वो मौजूद होते हैं, तस्वीर भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकते और वो वहीं पर हैं। और पता चलता है कि जनाब जब तक वो नहीं आते तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती। बहरहाल केस यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? हुकूमत आ गई और फिर हमने शहबाज स्पीड देखी और कमाल देखी कि वहाँ पर फिर तबादले शुरू हो जाते हैं और वो साहब जो इसकी पहले इसकी पैरवी कर रहे थे, इसको देख रहे थे, डॉक्टर रिजवान साहब, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहरहाल उनके इंतकाल से पहले ही तब्दीली आ चुकी थी वैसे तो, और किसी और को लाया जाता है और उसके बाद फिर देखिए कि वो करिश्मे शुरू हो जाते हैं। और FIA क्या कहता है कि जनाब हम तो ये पैरवी नहीं करना चाहते, कहानी ख़त्म। लेकिन जज साहब ने कहा है कि जी फ़र्द जुर्म तो 14 तारीख को आयद होगी। मगर हमने तारीख़ में यही देखा है कि जब जिसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, यानी स्टेट की तरफ से जो महकमा है, वही कह देगा कि नहीं, तो फिर जज खुद से तो नहीं प्रोसिक्यूट कर सकता, वो तो फैसला सुना सकता है, वो तफ्तीश नहीं कर सकता। तो अब मुल्ज़िम यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं, उनके बेटे हैं और वही हुकूमत हैं और हुकूमत के अंडर ही FIA है। तो ये अजीब कहानी है। लोग लिख रहे हैं जी मुल्ज़िम ने कह दिया है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ केस वापस ले लिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो नूर आलिफीन इसीलिए शायद हुकूमतें ली जाती हैं कि माल बनाया, बहुत बनाया, और उसका फिर हिसाब जब मांगा जाता है इससे पहले कि कुछ हो सके, दोबारा हुकूमत में आए और पिछला हिसाब ख़त्म, और उसके बाद फिर हुकूमत में आके नया माल बनाया और उसके बाद जब हुकूमत से गए तो पूछा जाएगा, वो कहेंगे इसका तो हम हिसाब पहले दे चुके, कुछ भी नहीं बना, अब नया जो कमाया था उसका भी कुछ अर्सा हिसाब देने की कोशिश होती है, फिर हुकूमत आ जाती है। ये पाकिस्तान में यही खेल होता रहेगा। बाहर जो मुल्क तरक्की कर गए हैं, कानून की हुक्मरानी है, वहाँ तो सोचा नहीं जा सकता कि उनको हुक्मरानी मिल जाए जब तक कि वो इन केसेस से गुजर ना जाए, या तो उनको कह दिया जाए कि ये मासूम है या उनको सज़ा ना हो जाए, कुछ तो हो। लेकिन हमारे यहाँ केस लटकते हैं, उतनी देर तक हुकूमत आ जाती है और फिर केस ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में जो चलन है वो यही है, तू मेरा हाजी बगोयम मैं तेरा हाजी बगो। मैं अगर आपके ख़िलाफ़ केसेस बनाऊंगा भी तो भी इतना हौला हाथ ज़रूर रखूँगा कि आपके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस रहे। उसी एक ब्रीदिंग स्पेस का फ़ायदा उठा करके आपको आगे बच निकलने की कोई ऐसी राह मिलेगी जिसके बाद जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप मुझे उतना रुसवा बहरहाल नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मैंने आपको ब्रीदिंग स्पेस दिया था। ये एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है। मैं नहीं जानता शहबाज शरीफ ने ये काम किया है या नहीं किया, लेकिन बहरहाल FIA को तो पता थी, इसलिए FIA ने ये सब केसेस बनाए थे, FIA ने ये सारे मामलात उठाए थे। और अब FIA की ये मजबूरी आपको और मुझे और तमाम देखने वालों को भी समझ में आनी चाहिए कि वो एक आदमी
जिस पर ये सारे चार्जेस लगाए गए थे किसी दौर में, अब इस वक्त अनाने इक़्तिदार उसके हाथ में, वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, किसकी मजाल के उसके ख़िलाफ़ गवाहियाँ जुटाए, किसकी मजाल के उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करके अपने लिए आगे मुस्तक़बिल में गढ़ा खोदे। इसलिए बेहतर है कि जमहूरियत का पौधा इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में परवान चढ़ने दिया जाए। ये पाकिस्तान का एक अलिखित, हिंदी में कहते हैं, कानून है। इसको न कल कोई बदल सका था, ना आज बदलते हम इसको देखेंगे। और वैसे भी अब तो हम पुराने पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी मैं और आप इसके आदी हो सकें बेहतर है। और जाली अकाउंट्स का अगर हम केस देखें वो भी इसी तरह से है, टीटीज लगती हैं, पैसा बाहर आ रहा है, जा रहा है जाली अकाउंट्स में। नहीं, वो पैसे भी इस्तेमाल हुए। हमने सुना कि बिलावल हाउस के लिए भी वहाँ से सदक़े के बकरे भी वो लिए गए, ओमनी ग्रुप का भी हमने देखा, वो केस भी चलते रहे। और यहाँ तक आया कि इसमें गलत क्या है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि कारोबार में ये होता है। जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि वो कहते हैं कि जनाब ये उनसे पूछे ना, पापड़ वाला, ठेले वाला, ये उससे पूछें कि भाई उसके अकाउंट में क्यों पैसे आ रहे हैं और वो मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मेरे पैसे उसके पास क्यों आ रहे हैं। ये उनकी गलती है। और आप देख लीजिए आज तक वो केसेस चल रहे हैं। अब वो भी पहले ही हुकूमत में थे, अब तो माशाल्लाह विफाकी हुकूमत भी उनको मिल गई है। तो ये तो केसेस कुछ भी नहीं बन सकते, जबकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ओपन एंड शट केसेस हैं कि ये अरब रुपया है, ये आया है, आपने इस्तेमाल भी किया है, आपके अकाउंट्स में भी लैंड किया, उसके बाद आप कहते हैं जी ये जिनके नाम है उनसे पूछो। और वो 30 40 50 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स, उसके अकाउंट में अरबों रुपये आ रहा है और कहा जाता है ये तो कारोबार में होता है। यानी कम से कम ये तो है, बेनामी तो कम से कम नज़र आ रहा है ना कि आप चाहते थे आपके अकाउंट में ना आए, आप उसको छुपाना चाहते थे, इसलिए आपने अपने चपरासी के अकाउंट में, या ये जाली अकाउंट्स जो बनाए ठेले वाले के, जिसको बेचारे को पता भी नहीं उनके नाम पर, लेकिन साबित ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन ही उस तरह नहीं हो पाती, कमज़ोर होती है। और जब हुकूमत आ जाएगी, फिर आप सही कह रहे हैं, हुक्मरानों के खिलाफ यहाँ कौन कुछ कर सकता है। वो पूरे FIA को उड़ा के रख देंगे। अभी देखिए ना, नैब को ख़त्म करना है, इस्लाहात में तो यही है, नैब और इंतखाबी इस्लाहात जो करनी है वो यही है कि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं एक दफ़ा, बिल्कुल ऐसे क्लीन हो के आ जाएं, हम धुल के आ जाएं और उसके बाद इंतखाबात में जाएं। तो सारा तो खेल यही लग रहा था शायद कि इमरान खान को निकालने का, या कम से कम अगर ये नहीं भी था तो लगेगा यही जब ये कहेंगे कि जी मईशत तो इतनी ख़राब कर गया, हमसे संभली नहीं। हाँ, ये काम हम ज़रूर कर लिया हमने कि जनाब इस्लाहात कर गए हम, कि जनाब अब किसी को तंग नहीं करेगा नैब। तो जनाब इसीलिए कहा जाता है ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम में। आपने देखा नहीं कि जमहूरियत ने पाकिस्तानी कौम से किस किस तरह से इंतकाम लिया है। ये जमहूरियत ही के तो सम्राट हैं कि जो ये पापड़ वाला, वो सिंध में जो आप बता रहे थे, फलाने वाला, ठेले वाला, ये वाला, वो वाला। और उसके बाद मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक किसी ने इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं लिया, इन्हीं मसीहाओं ने, कि चलो हमने किसी को तो अमीर किया, चाहे वो ठेले वाला हो या मकसूद चपड़ासी। मुझे तो इस बात पे अभी तक कह रहे थे शायद अभी तक किसी इंटेलेक्चुअल के दिमाग में ये आइडिया आया नहीं हुआ होगा। शायद इस बात को सुन करके अब कोई अगली दफ़ा इसका क्रेडिट ले कि भाई हमने इतने सारे लोगों की हालत को बेहतर करना था, ना कर सके, ये हमारी गलती है। लेकिन कम से कम किसी मकसूद चपड़ासी, किसी ठेले वाले, किसी पापड़ वाले को कम से कम हमने इस काम की दागबेल तो डाल दी। तो पाकिस्तान में तो जो कुछ ना हो जाए कम है। कानून की हुक्मरानी फिर किस तरह से कायम होगी जब जो बड़ा है, जो ताकतवर है, सारी कौम उसामा, मैं बारहा इस बारे में बात कर चुका हूँ, हम इस बारे में मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं। कानून की हुक्मरानी आज अभी इसी एक लम्हे से कानून की हुक्मरानी कायम हो सकती है। सिर्फ जो जिसके हाथ में अनान इक़्तिदार है, सिर्फ वो जो साहिबाने अज़ी शऊर हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो यहाँ के मुवज़्ज़न शेकर्स हैं, वो आज अभी इसी वक्त तय कर लें। आज के अखबार में, कैन यू बिलीव, इतना खौफनाक इदारिया आज मैंने पढ़ा, बाकायदा एक जय्यद सहाफ़ी ने, जो बदकिस्मती से एंकर भी हैं, उन्होंने आज के अखबार में, आज के एक लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर में, उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला 30 दिन में कर दिया है। उन्होंने लिख दिया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान 30 दिन के बाद बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और एडिटोरियल के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को उकसाया था कि अब आपको न्यूट्रलिटी का लिबादा उतारना पड़ेगा। और मैं पढ़ करके ये सोच रहा था कि ये कितनी हज़ार और कितनी लाख की तादाद में ये अखबार रोज़ाना छपता है, ये व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप्स में जा कर के और कितनी कितनी अजान को ये बिगाड़ पैदा करने का सबब बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ इससे, इन बातों से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? यहाँ तो ढिंडोरचियों को जो ढिंडोरा पीटने का हुक्म है वो अपना काम कर रहे हैं और पूरी फर्शनासी के साथ कर रहे हैं। जब तक दागबेल नहीं डाली जाएगी किसी एक काम की, इंसाफ के किसी एक केस को मिसाल बनाने की, तब तक कुछ नहीं होने का।
कोई कल को खड़े होकर के, आज समी इब्राहिम साहब को कहा है, कल को आपको मुझको खड़े होकर के कह देंगे कि इन्होंने तौहीन की है, इनको सरेआम कोड़े मारे जाएं, और बिलीव यू मी इन लोगों का हाथ रोकने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त सब खामोश तमाशाई हैं, एंड दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है कि हम ये सोच लें कि नाजिम जोखियो यहाँ कत्ल होते रहेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये सोच लें कि यहाँ पर ये जिस तरह हमने यस, एब्सोल्युटली क्या किसी आदमी को जो 2 और 2 4 भी जमा कर सकता है अपने दिमाग में, उसको नहीं पता कि नाजिम जोखियो का मर्डर करवाने वाला कौन था? उसको नहीं मालूम कि नाजिम जोखियो का जिस पे चार्ज लगा है वो बाकायदा जब वहां से आया है तो उसको रिसीव किसने किया है? उसको नहीं पता कि वो किन लोगों में उठता बैठता है, उसको नहीं पता कि वो किसका नैन तारा है, उसको नहीं पता कि वो सूबाई असेंबली में जाकर के किसको वोट देने के लिए पर तोल रहा था। नाजिम जोखियो से पहले अब्दुल अजीज मेमन, उसकी हादसाती मौत इन्वर्टेड कॉमाज में हादसाती नहीं थी। क्या आपको और मुझे नहीं मालूम? क्या साहिबान अक्ल और इक़्तिदार को नहीं मालूम? लेकिन साहिबान इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार, इनमें 1 लाख मील का फासला है। हर वो आदमी जो साहिब इख्तिदार हो, ज़रूरी नहीं कि वो साहिब इख्तियार भी हो, और यही हमारे यहाँ होता है हर बार की तरह। इस बार भी अनफॉर्चुनेटली नज़रिया ज़रूरत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, चारों सूबों में सर चढ़ कर के बोल रहा है। नाजिम जोखियो तो सिर्फ एक मिसाल है। आप भूल गए उसे एक खैबर पख्तूनख्वा के उसे एक MPA को, जिसने दिन दहाड़े एक ट्रैफिक कांस्टेबल को हिट किया, उसके बाद जो उसने बदमाशी मचाई, इन्हीं अदालतों से वो जमानत लेकर के वो बरी हुआ, केस से बरी हुआ, और उसके बाद मीडिया का मुंह चढ़ाता हुआ आज भी मेरे और आपके सीनों पर मूंग दल रहा है। क्या ये आंखें खोल देने वाली हकीकत नहीं है? बड़े दुख की बात है, लेकिन हम चाहते तो यही हैं कि इस मुल्क में भी कानून की हुक्मरानी हो, क्यों ना हो। ये हमारा वतन है, यहाँ भी बेहतरी आए और सब लोग बराबर हों। लेकिन जब हुक्मरान ही ऐसे स्टैंड सेट करेंगे और सबके लिए पैगाम जाएगा, तो फिर इसीलिए लोग कि नाम यहाँ के पैसा बनाना है, ताकत आ जाएगी तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ये फिर निज़ाम चलते चलते घर सड़ जाता है और फिर लोगों का इस निज़ाम से भी एतबार उठने लगता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अब देखते हैं कि अदालत ख़ुद से क्या कर पाती है। अदालत की तरफ से कहा गया कि जी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे सानिया 12 मई की। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक सानिया है कि जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और कराची में जिस तरह से खून की होली खेली गई थी, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। आज आरिफीन नामा में हम एक साने का जिक्र करेंगे जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और भुलाना चाहिए भी नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस जुर्म में शामिल थे उनको सज़ा कब होगी, क्योंकि अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मुझे कहते हुए भी खौफ आता है कि कहीं इस तरह के वाक़यात कोई दोबारा दोहराने की सोच तो नहीं रख रहा। तो कैसे रोका जाएगा, क्यों ये सानिया हुआ? नूर आरिफीन, क्या वजह है कि आज तक हम सानिया 12 मई में जो लोग उसमें शहीद किए गए उनके लवाहिकीन को और उनको इंसाफ नहीं दिला सके? उसामा, वजह तो वही है जो हम शुरू से प्रोग्राम में कहते चले आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIA ने केस परसू नहीं करना है। ये पापड़ वाला, मकसूद चपड़ासी, इनके हवाले से कोई काम नहीं होना है। वो लॉन्च भर के जो कराची से पाकिस्तान से जो पैसे गए, जिनके बारे में बातें की जाती थी, उनका कुछ नहीं हुआ। एक मॉडल यहाँ से चली गई, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसी तरह से ये सानिया 12 मई है, ये सब नज़रिया ज़रूरत की पैदावार है। जब तक नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा रहेगा पाकिस्तान में ये सब चीज़ें, मुझे अभी तक याद है सानिया 12 मई का वो दिन, मेरी शूट थी लेकिन मैंने जानबूझ करके वो शूट अपनी कैंसिल की, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगले दिन कराची में क्या कुछ हो सकता है। मुझे एक स्ट्रगलर को, एक स्ट्रगलिंग पार्ट टाइम एंकर को, बसों में घूमने वाले एक आम आदमी को पता था कि क्या हो सकता है। आपके ख्याल में जो साहिब अक्ल और जी शऊर लोग, जो मूवर्स एंड शेकर्स, जो डिसीजन मेकर्स थे, जो इदारे थे, उनको नहीं पता था जो अवाम की नब्बाजी के दावेदार होते हैं? पूरे दिन खून की होली खेली जाती रही, टेलीविज़न स्क्रीन पूरे दिन खून से सुर्ख रही, आवाम की लाशें गिरती रहीं, लेकिन चूँकि तमाम खवास अपने अपने बुलंद मकाबिर में महफूज थे, उनके बाल बच्चे, उनके अइज़ा, उनके अहबाब सब अपने अपने मकबरों में आराम से बैठे हुए उर्स फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे, इसलिए एक आम आदमी की लाशों को गिरने दिया गया।
पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान इफ्तिखार चौधरी की ज़िद थी कि मैं उस वक्त के डिक्टेटर को धूल चटाऊंगा, और इस ज़िद की नज़र हुई वो तमाम 48 या 50 लाशें जो उस एक दिन कराची की सड़कों पर गिरी। हैरत की बात यह है कि आज उस सानहे की 15वीं बरसी है, एक इदारा जो आज़ाद होने का दावेदार है, दूसरी तरफ हम जो गुड गवर्नेंस के दाई हैं, तमाम के तमाम इसी एक सरजमीन पर आज 15 साल बाद मौजूद हैं। जो लोग इन वाक़यात में मौजूद थे, उनके हाथों में जो झंडे थे, उसकी कटिंग आज भी अखबारात में महफूज है, उसकी क्लिपिंग आज भी यूट्यूब पे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मौजूद है। लोगों के पास, एजेंसियों के पास, इदारों के याददाश्तों में वो सारी चीज़ें महफूज हैं। लेकिन शोमिय किस्मत देखिए कि वो एक आदमी जिसने खड़े होकर के कहा था कि हाँ मैंने कंटेनर रखवाए थे, वो उस वक्त का मुशीर दाखिला, वो बाद में बाकायदा कराची का मेयर बना, कराची के सो कॉल्ड जो महाजिर हैं उनका नुमाइंदा मेयर बन करके 4 साल तक यहाँ दंदनाता रहा, प्रोटोकॉल लेता रहा, और आखिरकार अब हम जिस जगह आ गए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है जमहूरियत का पौधा एक मरतबा फिर फल फूल रहा है, अब एक मरतबा फिर हमें महाजिर गवर्नर का तोहफा दिया जा रहा है। इससे मुझे उम्मीद है कि साना 12 मई में शहीद होने वाली 48 लाशों को भी न सिर्फ इंसाफ मिल जाएगा, कातिलों को यकीनन सज़ा भी मिल जाएगी। वो तमाम लोग जिनका कोई अपना जिन्होंने दफनाया था उनको भी, उनकी अरवाह को भी चैन मिल जाएगा। और रह गई जमहूरियत की गाड़ी, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है कितनी आराम से पटरी पर चली जा रही है। नूर आरफीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो आज जो हुकूमत में है वो तो उनके ख़िलाफ़ थे, या जो मेन पार्टीज़ हैं, तो या ये कहेंगे कि जी हमें और इतने मसाइल हैं, हम पुरानी चीज़ों को देखिए, 15 साल पुराना केस था, ठीक है चल रहा है, हम क्या कह सकते हैं। इस तरह से हमने बल्दिया फैक्ट्री का वाला मामला देखा था, उसको तो शायद फिर भी इससे कम से कम कुछ और तरह से परसू कर लिया गया। तो आपको नहीं लगता शायद कहीं जाकर कोई हुकूमत, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इसमें सब शामिल हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है नज़रिया ज़रूरत। मैंने कहा ना कि एक की गोट दूसरे के पास दबी हुई है, दूसरे की गोट। आप देखें शादियां आपस में, एक पार्टी के फलाने की दूसरे पार्टी की फलानी से शादियां होती हैं। जब यहाँ इस तरह से नाफ मिली हुई हो, जब यहाँ इस तरह से रोज़ी रोटी एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो, तो फिर कैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम होंगे। मैं दोबारा इंतहाई इज्ज़ के साथ, इंतहाई अदब के साथ तमाम मुक़्तदर हस्तियों और इदारों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आप जो कह रहे हैं वो बात सुनने में शायद, अगर मैं एक लम्हे के लिए मसलियत कोशी बरतूँ तो मैं शायद एक लम्हे के लिए लूँ कि वाकई मसाइल इस वक्त इतने, मईशत का हाल बुरा है, सामने FATF की तलवार लटक रही है, श्रीलंका के मामलात आप देख रहे हैं, हमारे ऊपर भी तलवारें लटक रही हैं। लेकिन उसामा जी देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग, देयर शुड बी एन एंड टू दिस ना। बिल्कुल सही मतलब है। लोगों को हम साफ पानी पीने का नहीं दे पा रहे, हम लोगों को सेहत आम्मा की सहूलियात नहीं दे पा रहे, हम लोगों को, आप कल देखें मुसलसल नज़ीर लगारी साहब, आज मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे, उनका ट्वीट पढ़ रहा था, एक आदमी, एक इंडिविजुअल, और मैं अभी यही बात कर रहा था कि देखो एक आदमी अगर ये कर सकता है तो पूरा इदारा, पूरा सिस्टम मिलकर के क्या कुछ नहीं कर सकता है। नज़ीर लगारी साहब का ट्वीट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि अपनी अहलिया के साथ एक वाटर टैंकर और पानी की, साफ पानी की कई 100 बोतलें दे करके उन्होंने अपनी अहलिया को चोलिस्तान रवाना किया है। अल्लाह। एक इंडिविजुअल, एक जर्नलिस्ट, यहां जर्नलिस्टों को गोलियां मारने की बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ FIA ने आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं। एक जर्नलिस्ट जो अपने काम से कमिटेड है, एक जर्नलिस्ट जो अपने सब्जेक्ट से कमिटेड है, जब वो ये कर सकता है तो उसामा फिर ये पूरी कौम, ये सब इदारे, ये हुकूमत, ये सूबाई हुकूमत, हम सब मिलकर के क्या कुछ नहीं कर सकते। अगेन 1000 मील का फासला तय करने के लिए ज़रूरी है पहला कदम उठाया जाए। अच्छा, अगर हम कराची ऑपरेशन की बात करें तब भी हमने देखा पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े बेहतरीन तरीके से, जैसे भी तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, लेकिन उस दौर के बाद हमने बहुत बेहतरी देखी थी। तो आज भी हम नहीं समझते कि स्ट्रीट क्राइम कराची में है या जिस तरह के बाजी के, देखिए एक इंसानी जान ये हमारा दीन हमें सिखाता है, उसका ना कत्ल ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल। तो यहाँ तो इतने लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब ये हुकूमत दोबारा कोई मिल बैठ कर कोई स्ट्रीट क्राइम का ही देख लें, ये क्राइम रेट को नीचे ले आएँ, और जिस तरह ये जो माजी के साने जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनमें कुछ जाकर, ताकि फिर जब तक आप सज़ा नहीं देंगे माजी में जो कुछ हो चुका, तो आप मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बना सकते हैं?
उसामा, मैं बड़े ओपनली ये बात उसका एतराफ़ करूँगा, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है ये बात कहने में। मैंने अपनी मुख्तलिफ वीलॉग्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने हर जगह ये बात कही है, मुझे पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। मुझे पता है इनका ताल्लुक़ जमहूर से नहीं, इनका ताल्लुक़ जमहूरियत के ज़रिए से, इसे के इक़्तिदार से है जो इनको मुयस्सर है। मुझे ये मालूम है कि जब कराची ऑपरेशन नवाज शरीफ के दौर में हुआ मेरे और उसमें बेहतरी आई, वरना तो 100 लोग आपने भी देखा कि किस तरह से एक दिन इससे में बड़ा कत्ल लतीफ़ा कर मैंने दिए अपनी जाते थे। ज़िंदगी में नहीं सुना। नवाज शरीफ वॉज द वन। नवाज शरीफ के खिलाफ मैं अकेला 1 घंटे की तकरीर पूरा कर सकता हूँ, आपका पूरा प्रोग्राम भर सकता हूँ मैं। नवाज शरीफ की हरकतों के खिलाफ, नवाज शरीफ की गर्दन के सरिये के खिलाफ, नवाज शरीफ की सो कॉल्ड वो डिक्टेटरशिप वो जो उसके अंदर है। लेकिन एक काम बहरहाल हुआ, जब कभी भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया, कराची के लोगों को सुकून किसी न किसी तरह मुयस्सर आया। कराची में अपना गवर्नर कुर्बान करके, सूबाई हुकूमत का कलाकमा करके MQM पे ऑपरेशन किया था 1992 में। इट वॉज अगेन नवाज शरीफ, जब जनरल राहील शरीफ ने यहाँ कराची में यानी एक ऑपरेशन लॉन्च किया कराची ऑपरेशन के नाम से। उसके बाद जैसे कल हम बात कर रहे थे, कराची में अमन सुकून लौट आया। कहाँ एक तरफ तो गैंग वॉर और MQM के ये लोग आपस में दस्तोगिरेबा थे, कहाँ एक दिन में 100 लाशें गिर रही थी। और जाहिर है जितनी भी जमातें कराची की, सब अल्लाह करे कि ये बैठकर कराची के मसाइल और ये जो माजी में जो कुछ हो चुका है इसके बारे में बात करें कि आइंदा ऐसे वाक़ कैसे रोकना है। और अभी भी जो मसाइल हैं जिनका जिक्र नूर आरिफी ने किया है, हर तरह के मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के, उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल, स्ट्रीट क्राइम का, तो इसका भी अब नई हुकूमत आई है, शायद इस तरफ भी कोई तवज्जो दे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।